आजकल हम ये देसी शराब और विदेशी शराब जैसे शब्द सुनते तो बहुत है, पर क्या हम सच भी जानते हैं कि इनके बीच का मतलब वो तकनीकी वाला फर्क क्या है? मुझे लगता है अक्सर इसे लेकर काफी कंफ्यूजन रहता है। हाँ, ये बात तो है। और देखिए, ये सिर्फ नाम या फिर कीमत का ही फर्क नहीं होता। इसके पीछे तो पूरी बनाने की प्रक्रिया, नियम कानून, टैक्स और हाँ, सुरक्षा से जुड़े कितने सारे पहलू हैं जिन्हें समझना वाकई जरूरी है। तो आज हमने सोचा कि इसी उलझन को थोड़ा सुलझाया जाए और स्पिरिट यानी अल्कोहल के जो अलग अलग प्रकार हैं उनको समझने की कोशिश करें। हमारे और देखिए, हमारा मकसद आज यही है कि स्पिरिट का जो वर्गीकरण है उसे साफ करें। जैसे आपने सुना होगा, एन्यूमरेटेड, अनएन्यूमरेटेड, फिर वो शक्कर वाली यानी शुगरी, बिना शक्कर वाली, और हाँ, सबसे आम तो वही है, देसी और विदेशी वाला, जिसमें वो आयात की हुई और जो भारत में भी बनती हैं विदेशी स्टाइल की, वो दोनों आ जाती हैं। अच्छा। और दिलचस्प बात यह है कि ये जो अलग अलग नाम है ना, ये सिर्फ नाम के लिए नहीं है। इनसे तय होता है कि टैक्स कितना लगेगा, नियम क्या होंगे, कौन सी कितनी सुरक्षित मानी जाती है, इस्तेमाल कहाँ होगा, बहुत कुछ। ठीक है, तो फिर एकदम शुरू से शुरू करते हैं। ये स्पिरिट आखिर है क्या चीज? दस्तावेज के हिसाब से देखें तो ये एक तरह का शुद्ध अल्कोहल है जिसे अलग अलग स्रोतों से निकालते हैं। हाँ बिल्कुल, जैसे गन्ना है, अनाज है, फल है, इनसे आसवन मतलब डिस्टिलेशन की प्रक्रिया से इसे हासिल किया जाता है। डिस्टिलेशन। और ये डिस्टिलेशन प्रक्रिया ही है जो इसे खास बनाती है। ये क्या करती है कि अल्कोहल को कॉन्सेंट्रेट करती है और काफी हद तक शुद्ध भी। तो इसी शुद्धता के आधार पर फिर स्पिरिट के अलग अलग प्रकार बनते हैं और इसका इस्तेमाल बहुत जगह होता है। पीने वाली शराब में तो है ही, विस्की, रम, वोडका वगैरह। हाँ, वो तो पता है। फिर दवाइयों में भी होता है, जैसे सैनिटाइजर या टिंचर बनाने में, फिर पेंट, वार्निश, कॉस्मेटिक्स जैसे औद्योगिक कामों में, और इथेनॉल या मिथेनॉल के रूप में रासायनिक तौर पर भी। अच्छा, काफी व्यापक इस्तेमाल है इसका। अब आते हैं उस वर्गीकरण पर जिसका जिक्र दस्तावेज में है, ब्रिटिश कानून के हवाले से, एन्यूमरेटेड और अनएन्यूमरेटेड स्पिरिट। ये एन्यूमरेटेड का मतलब क्या हुआ? मतलब गिना हुआ, लिस्टेड। हाँ, आप सही समझ रहे हैं। एन्यूमरेटेड मतलब वो स्पिरिट्स जिन्हें खास तौर पर पहचाना गया है, एक श्रेणी दी गई है। दस्तावेज में उदाहरण हैं जैसे ब्रांडी, रम, जिन। भारत में देखें तो विस्की भी इसी में आती है। अच्छा। इनकी एक अपनी पहचान होती है, एक खास तरह का स्वाद होता है जो इस पर निर्भर करता है कि वो बनी किस चीज़ से है। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि इन पे सरकार के या इंडस्ट्री के तय मानक लागू होते हैं। इनको रेगुलेट किया जाता है, इन पे टैक्स भी उसी हिसाब से लगता है। तो फिर अनएन्यूमरेटेड मतलब वो हुई जो इस लिस्ट में नहीं है, जिनका कोई तयशुदा नाम या कैटेगरी नहीं है। बिल्कुल, अनएन्यूमरेटेड या अगणित स्पिरिट्स वही हैं जो इन गिनी चुनी श्रेणियों में फिट नहीं होती। ये एक बहुत, आप कह सकते हैं, एक बड़ी और अक्सर बिना किसी साफ वर्गीकरण वाली श्रेणी है। दस्तावेज ये भी बताता है कि जो रेक्टिफाइड स्पिरिट आयात होती है उस पर टैक्स भी इसी अनएन्यूमरेटेड कैटेगरी के तहत लगता है। ये वो दायरा है जहां चीजें थोड़ी धुंधली सी हो जाती हैं, है ना? हाँ, कह सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत कुछ आ जाता है। इसी अनएन्यूमरेटेड श्रेणी में दस्तावेज एक कंपाउंडिंग में इस्तेमाल होने वाली तेज स्पिरिट का जिक्र करता है जो आलू या दूसरी चीजों से बनती है। ये कंपाउंडिंग क्या चीज है? क्या ये मिलाने या कुछ बदलने जैसा है? दस्तावेज में इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल तो नहीं है, लेकिन हाँ, कंपाउंडिंग का आम मतलब यही होता है कि स्पिरिट में कुछ मिलाना या उसे किसी तरह बदलना। जैसे उसमें कोई फ्लेवर डालना या शायद उसे किसी और चीज़ के साथ मिक्स करना। और देखिए, दिलचस्प बात यह है कि स्रोत इन्हें साइलेंट स्पिरिट भी कहता है। साइलेंट स्पिरिट? हाँ, जब तक ये पता ना चले कि ये बनी किस चीज से है तो ये थोड़ी रहस्यमयी सी लगती है ना? और यहीं पर अक्सर वो रेगुलेशन की कमी और संभावित खतरों वाली बात सामने आती है। अच्छा, ठीक है, वापस एन्यूमरेटेड पर आते हैं जरा। हाँ, इनके भी प्रकार बताएं दस्तावेज में, वो शर्करा युक्त और शर्करा विहीन। हाँ, ये एक और तरीका है एन्यूमरेटेड स्पिरिट्स को बांटने का, जो उनके स्वाद और बनाने के तरीके पर आधारित है। तो शर्करा युक्त मतलब जिनमें मिठास होती है। अब ये मिठास या तो प्राकृतिक हो सकती है, जैसे रम में गन्ने के रस या गुड़ से बनती है। तो बिल्कुल, रम है या ब्रांडी है जो फलों से बनती है, उसमें हल्की मिठास होती है। या फिर मिठास डाली भी जा सकती है, जैसे लिक्योर्स में होता है, उनमें अल्कोहल, फल या जड़ी बूटी और शक्कर मिलाते हैं। कालुआ, अमारेटो जैसे।
स्रोत में हनी विस्की का भी उदाहरण है। और शर्करा विहीन, मतलब सीधी सादी बिना मिठास वाली, जैसे वोडका, विस्की, जिन। दस्तावेज कहता है इनका स्वाद तीक्ष्ण होता है। हाँ, वोडका तो जानी ही जाती है अपनी शुद्धता और न्यूट्रल स्वाद के लिए, तभी तो कॉकटेल बनाने में इतनी इस्तेमाल होती है। विस्की अनाज से बनती है, उसका अपना एक अलग कैरेक्टर होता है। जिन में जुनिपर बेरी और दूसरी जड़ी बूटियां होती हैं, तो उसका स्वाद हर्बल और सूखा सा, मतलब ड्राई होता है। तो ये मिठास का होना या न होना उनके पीने के अनुभव को और उनके इस्तेमाल को काफी हद तक तय करता है। समझ गया। अब फिर से उस अनएन्यूमरेटेड दुनिया में चलते हैं, जो थोड़ी ज्यादा उलझी हुई लग रही थी। उसमें किस किस तरह की स्पिरिट्स का जिक्र है? देखिए, यहाँ लिस्ट से ज़्यादा ये समझना ज़रूरी है कि ये श्रेणी कितनी फैली हुई है और इसमें रेगुलेशन की कमी कैसे एक बड़ा मसला बन जाती है। एक तरफ तो इसमें वो स्पिरिट्स आती हैं जो गैर कानूनी तरीके से बनती हैं। अच्छा। आप देसी शराब या कच्ची शराब की बात कर रही हैं? हाँ, जिन्हें दस्तावेज में कंट्री लिकर या इलिसिट डिस्टिल्ड अल्कोहल कहा गया है। ये अक्सर स्थानीय चीज़ों से, जैसे गुड़, महुआ, चावल वगैरह से पारंपरिक और सबसे बड़ी बात अनियंत्रित तरीकों से बनाई जाती हैं। इनमें शुद्धता की कमी होना और मेथनॉल जैसे जहरीले तत्वों का खतरा बहुत ज्यादा होता है। हाँ, वो खबरों में आता रहता है, दुखद। बिल्कुल। तो ये जो एन्यूमरेटेड स्पिरिट्स का नियंत्रित उत्पादन होता है, उससे ये एकदम अलग चीज है। और इस अनएन्यूमरेटेड कैटेगरी में और क्या-क्या आता है? इसमें वो अल्कोहल भी आता है जिसे पीने लायक नहीं छोड़ा जाता, मतलब डीनेचर्ड अल्कोहल। उसमें कुछ ऐसे केमिकल मिला दिए जाते हैं कि उसे पिया ना जा सके। ये फिर औद्योगिक कामों में इस्तेमाल होता है, पेंट, वार्निश, कॉस्मेटिक्स वगैरह बनाने में। अच्छा, जैसे हमारे सैनिटाइजर में जो अल्कोहल होता है। हाँ, वो भी अक्सर इसी श्रेणी का होता है। फिर प्रयोगशालाओं और दवाइयों में इस्तेमाल होने वाला खास अल्कोहल भी इसी में आता है, जैसे बायोलॉजिकल सैंपल को सुरक्षित रखने के लिए फॉर्मेल्डिहाइड युक्त अल्कोहल या एंटीसेप्टिक टिंचर आयोडीन। और आखिर में ईंधन के तौर पर भी इसका इस्तेमाल है। ईंधन जैसे पेट्रोल में इथेनॉल मिलाया जाता है, वो बायोफ्यूल, या फिर सॉल्वेंट्स के रूप में, जैसे मेथनॉल जो लकड़ी से बनता है और बहुत जहरीला होता है, वो पेंट थिनर वगैरह में इस्तेमाल होता है। बाप रे, तो मतलब ये अनएन्यूमरेटेड श्रेणी तो बहुत ही विशाल है, अवैध शराब से लेकर लैब केमिकल और गाड़ियों के ईंधन तक। बिल्कुल, और यही इसकी सबसे बड़ी चुनौती भी है और खासियत भी कह सकते हैं। एक तरफ आपके पास गिनी चुनी रेगुलेटेड एन्यूमरेटेड स्पिरिट्स हैं और दूसरी तरफ ये अनएन्यूमरेटेड श्रेणी है जहां परिभाषाएं उतनी साफ नहीं है, इस्तेमाल बहुत अलग अलग है और नियम कानून या तो कम है या फिर उन्हें लागू करना बहुत मुश्किल होता है। और यहीं पर गुणवत्ता और सुरक्षा के सवाल सबसे गंभीर हो जाते हैं। ये वाकई एक बहुत जरूरी फर्क है समझने के लिए। अच्छा, अब उस वर्गीकरण पर आते हैं जो हम शायद सबसे ज्यादा सुनते हैं, देसी मदिरा और विदेशी मदिरा। दस्तावेज इनको कैसे समझाता है? दस्तावेज के मुताबिक देसी मदिरा एक सामान्य, आप कह लीजिए सरल मदिरा है और ये कुछ तय चीजों से ही बनती है, जैसे गुड़, शीरा, महुआ के फूल या कुछ खास मामलों में किशमिश या खजूर से। इसकी एक तय कॉन्सेंट्रेशन होती है, इस पर स्थानीय आबकारी टैक्स लगता है और ये सिर्फ लाइसेंस वाली दुकानों पर ही मिल सकती है। एक तकनीकी बात जो दस्तावेज बताता है वो ये है कि ये रेक्टिफाइड स्पिरिट यानी आरएस से बनती है। रेक्टिफाइड स्पिरिट, आरएस, ये नाम याद रखना होगा। अच्छा, और विदेशी मदिरा, उसमें क्या क्या आता है? हाँ, यहाँ थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। विदेशी मदिरा शब्द जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उसके तहत दो तरह की चीजें आती हैं। पहली, वो शराब जो सचमुच विदेश में बनी है, वहीं बॉटल में बंद हुई और फिर भारत में आयात की गई। इसे कहते हैं इंपोर्टेड फॉरेन लिकर, जैसे स्कॉच विस्की या फ्रेंच वाइन। हाँ बिल्कुल, स्कॉच विस्की, फ्रेंच ब्रांडी, रशियन वोडका, मैक्सिकन टेकीला, कुछ भी, ये पूरी तरह बाहर बनी और पैक होकर आई, इन पर कस्टम ड्यूटी लगती है। ठीक है, और दूसरी है भारत निर्मित विदेशी मदिरा, यानी इंडियन मेड फॉरेन लिकर, जिसे हम शॉर्ट में IMFL कहते हैं। ये बनती तो भारत में ही है, लेकिन विदेशी शराब के स्टाइल, उसके मानक और कभी-कभी विदेशी ब्रांड के नाम के अनुसार। अच्छा, तो मतलब भारत में बनने वाली विदेशी स्टाइल की शराब। हाँ, इसमें भारतीय कंपनियां या तो किसी विदेशी कंपनी से लाइसेंस लेकर उनके ब्रांड बनाती हैं या फिर अपने खुद के ब्रांड बनाती हैं जो किसी विदेशी स्टाइल, जैसे स्कॉच, रम, जिन या वोडका के जैसे होते हैं। तो ये जो IMFL है और देसी शराब है,
क्या इनमें सिर्फ स्टाइल का ही फर्क है या और भी कुछ है? नहीं नहीं, सिर्फ स्टाइल का फर्क नहीं है। यहीं पर एक और बहुत महत्वपूर्ण तकनीकी अंतर आता है जिसका जिक्र दस्तावेज में है। विदेशी मदिरा, चाहे वो आयात वाली हो या भारत में बनी IMFL हो, वो आमतौर पर एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल यानी ENA से बनाई जाती है। ENA? हाँ, ENA। और ये जो ENA है, ये देसी शराब में इस्तेमाल होने वाली RS रेक्टिफाइड स्पिरिट से कहीं ज्यादा शुद्ध, ज्यादा रिफाइंड होती है। अच्छा, ENA बनाम RS। तो ये शुद्धता का स्तर एक बड़ा फर्क है इन दोनों के बीच। इसे थोड़ा और समझाएंगी? हाँ बिल्कुल। आप इसे ऐसे सोच सकते हैं कि RS शायद मोटे तौर पर फिल्टर किए हुए पानी जैसा है। कुछ कामों के लिए ठीक है, लेकिन उसमें थोड़ी बहुत गंध या अशुद्धियां हो सकती हैं। लेकिन ENA बहुत ज्यादा शुद्ध होता है, लगभग डिस्टिल्ड वाटर जैसा, एकदम साफ, बिना किसी अवांछित गंध या स्वाद के। और यही ENA विदेशी शराब और IMFL को वो स्मूथनेस, वो साफ टेस्ट देता है जिसके लिए वो जानी जाती हैं। लेकिन दस्तावेज में एक और बात लिखी है जिसने मुझे थोड़ा चौंकाया। क्या ये सच है कि कभी-कभी IMFL बनाने के लिए भी बेस के तौर पर उसी RSC का इस्तेमाल होता है जो देसी में यूज होती है, बस उसे और ज्यादा शुद्ध करके ENA बना लिया जाता है? हाँ, ये एक बारीक लेकिन महत्वपूर्ण बिंदु है जिसे दस्तावेज सामने लाता है। मतलब प्रक्रिया अलग है, शुद्धता का स्तर बहुत अलग हो जाता है, उसमें फ्लेवर डाले जाते हैं। लेकिन हाँ, ये मुमकिन है कि शुरुआत में इस्तेमाल होने वाला जो अल्कोहल का स्रोत है, वो कभी-कभी वही हो सकता है जो देसी शराब के लिए इस्तेमाल होता है। ये दिखाता है कि ये वर्गीकरण कितने पेचीदा हो सकते हैं अंदर से। समझ गया। तो देसी और IMFL के बीच ये RSC ENA वाला फर्क और बनाने के तरीके के अलावा और क्या मुख्य अंतर है? दस्तावेज में तो काफी लंबी तुलना दी गई है इनकी। हाँ, और वो तुलना कई पहलुओं को कवर करती है। हम उन्हें संक्षेप में देख सकते हैं। जैसे कच्चे माल में फ़र्क है। देसी में अक्सर गुड़, शीरा, महुआ जैसी स्थानीय और पारंपरिक चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, जबकि IMFL में अनाज या शीरा का इस्तेमाल ज़्यादा आम है। स्पिरिट बेस का फ़र्क तो हमने अभी समझाई, RS बनाम ENA। और बनाने की प्रक्रिया भी निश्चित रूप से अलग होगी। बिल्कुल। देसी शराब अक्सर पारंपरिक, कम जटिल तरीकों से बनती है, जिसमें शुद्धिकरण पर शायद उतना जोर ना हो। IMFL में ज़्यादा आधुनिक तकनीक, कई बार डिस्टिलेशन यानी आसवन और बहुत उच्च स्तर का शुद्धिकरण इस्तेमाल होता है ताकि वो ENA की क्वालिटी मिल सके। फिर फ्लेवर का बड़ा फर्क है। फ्लेवर? हाँ, देसी शराब आमतौर पर सादी होती है, उसमें कोई खास फ्लेवर नहीं डाला जाता, जबकि IMFL में खास फ्लेवर, एसेंस और रंग मिलाए जाते हैं ताकि वो किसी खास विदेशी स्टाइल जैसे विस्की, रम या जिन जैसी लगे या उसका स्वाद वैसा आए। और ये सारे अंतर फिर पैकेजिंग, कीमत और जाहिर है पीने वाले के अनुभव यानी स्वाद में भी नजर आते होंगे। निश्चित रूप से। देसी शराब की पैकेजिंग अक्सर बहुत सरल होती है, सस्ती होती है, जैसे प्लास्टिक की बोतल या पॉली पाउच में भी आती है। कीमत कम होती है क्योंकि उस पर टैक्स भी कम होता है। दूसरी तरफ IMFL कांच की आकर्षक बोतलों में आती है, पैकेजिंग ज़्यादा सुरक्षित होती है और कीमत भी ज़्यादा होती है, जिस पर टैक्स भी काफ़ी ज़्यादा होता है। और स्वाद और गंध की बात करें, हाँ, तो देसी शराब अक्सर थोड़ी तीखी, कड़वी और तेज गंध वाली हो सकती है, जबकि IMFL को ज़्यादा स्मूथ फ्लेवर वाली और हल्की गंध वाली माना जाता है। और जहां तक मुझे याद है दस्तावेज उपभोक्ता वर्ग और स्वास्थ्य जोखिमों की भी बात करता है। हाँ, वो भी महत्वपूर्ण बिंदु है। दस्तावेज इशारा करता है कि देसी शराब का सेवन ग्रामीण इलाकों और निम्न आय वर्ग में ज्यादा देखा जाता है, जबकि IMFL शहरी इलाकों और मध्यम या उच्च आय वर्ग में ज्यादा लोकप्रिय है। और स्वास्थ्य जोखिम ये बहुत अहम है, क्योंकि देसी शराब का उत्पादन अक्सर नियंत्रित और मानकीकृत नहीं होता, इसलिए इसमें मिलावट या अशुद्धियों का खतरा ज्यादा होता है, खासकर अगर वो अवैध रूप से बनी हो। तो उसमें जोखिम ज्यादा है। हाँ, ज्यादा है। IMFL में चूंकि गुणवत्ता नियंत्रण और तय मानक होते हैं, इसलिए तुलनात्मक रूप से उसमें स्वास्थ्य जोखिम कम माना जाता है। तो कुल मिला के ये जो देसी बनाम IMFL वाली बहस है, ये सिर्फ कीमत या ब्रांड की नहीं है। इसके पीछे कच्चे माल से लेकर शुद्धता, बनाने का तरीका, स्वाद और यहाँ तक कि सुरक्षा तक बहुत कुछ जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये जो लेबल लगे होते हैं बोतलों पर, ये सिर्फ सतही नहीं है, इनके पीछे बहुत कुछ है।
दस्तावेज के आखिर में कुछ और तरह की स्पिरिट्स का भी हल्का सा जिक्र है, जैसे दवाओं में इस्तेमाल होने वाली या फिर मेडिसिन और टॉयलेटरीज के लिए जो डीनेचर्ड स्पिरिट बनती है, सुगंधित स्पिरिट्स, मेडिकेटेड वाइन वगैरह। ये शायद आम उपभोक्ता के लिए उतने जाने पहचाने ना हो, लेकिन आबकारी विभाग के नज़रिए से ये भी वर्गीकरण का एक हिस्सा है। हाँ, वो रेगुलेटरी पहलू से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो आज हमने स्पिरिट की दुनिया की काफ़ी परतें खोली। हमने समझा कि स्पिरिट क्या है, फिर वो एन्यूमरेटेड जिसमें शर्करा वाली और बिना शर्करा वाली देखी, और अनएन्यूमरेटेड जिसमें अवैध शराब से लेकर इंडस्ट्रियल अल्कोहल तक सब आ गया का फ़र्क समझा, और फिर सबसे आम देसी बनाम विदेशी जिसमें आयातित और IMFL दोनों हैं के अंतर को बारीकी से देखा, खासकर वो RS और ENA का तकनीकी फ़र्क। तो सार यही निकलता है कि ये वर्गीकरण सिर्फ नाम के लिए नहीं है, ये सीधे तौर पर क्वालिटी, कीमत, सुरक्षा और सरकारी नियमों से जुड़े हुए हैं। एकदम सही कहा आपने। इन श्रेणियों को जानने से हमें कई चीज़ें साफ होती हैं। एक तो उपभोक्ता के तौर पर हम थोड़ी बेहतर जानकारी के साथ चुनाव कर सकते हैं। दूसरा, हम ये समझ सकते हैं कि नियम क्यों बनाए गए हैं, उनके पीछे की वजह क्या है। और सबसे महत्वपूर्ण, हम उन अनएन्यूमरेटेड या अवैध स्पिरिट से जुड़े जो संभावित खतरे हैं, उनके प्रति ज़्यादा जागरूक हो सकते हैं। बात सिर्फ बॉटल पर लिखे नाम की नहीं है, बल्कि उसके अंदर क्या है, वो कैसे बना है, कितना शुद्ध है, ये सब बातें मायने रखती हैं। बिल्कुल। और अंत में एक सवाल छूट जाते हैं सोचने के लिए। ये सवाल इस पूरी चर्चा से ही उठता है, हालांकि दस्तावेज में सीधे तौर पर नहीं पूछा गया। वो ये कि ये सब जानने के बाद क्या हमारी जो पारंपरिक स्थानीय रूप से बनने वाली स्पिरिट्स हैं, जैसे महुआ है या गोवा की फेनी है, क्या उन्हें सिर्फ देसी शराब के एक बड़े सामान्य से खांचे में डाल देना ठीक है, या फिर क्या उनकी अपनी एक अनूठी सांस्कृतिक पहचान है, एक उत्पादन की विरासत है, जिसे इन सरकारी वर्गीकरणों से परे भी देखने और शायद महत्व देने की जरूरत है? इस पर सोचिएगा जरूर।